3,45,60,000 रुपए की सब्सिडी वो तत्कालीन सहायक संचालक आर के बंजारे, मैं सीधा नाम भी लेता हूँ, जो अपने परिवार के नाम से देता हूँ, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी वसूलना चाहिए उसे राशि जिन्होंने हमारे जैसे मछुआरे समाज के समिति को आज वो रोजी पे रखा है, काम पे रखा है, और आज केवल उसका नाम है और सारा संचालन उनके परिवार के द्वारा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपसे संज्ञान लेता हूँ, कड़ी से कार्रवाई करनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और वसूली होनी चाहिए। ये अभी तक हाँ एक उनके पत्नी के नाम से शिकायत मिला, लेकिन आप बता रहे हैं कि और कई लोगों के नाम से लाभ लिया है, तो निश्चित रूप से जो मछुआरा समाज है उनके हितों की रक्षा करते हुए इसकी विस्तृत जांच की जाए और जो इसमें दोषी होंगे उससे जुड़े हुए उनके संपत्ति को वसूला भी जाएगा। बोल तो दिया, पूरा बता दिया अभी धर्मलाल को। माननीय अध्यक्ष जांच के और क्या कर दर्ज हो के उस राशि की वसूली किया जाए। माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि उनके जांच पूरी हुई नहीं है, ये जो बता रहे हैं उसके आधार पे और जांच कराएंगे। माननीय जांच किया, उसमें क्या आपको क्या रिजल्ट आ गया? माननीय जांच की बिंदु सीमित, इसी प्रश्न जांच की बिंदु सीमित थी आपकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो निषाद जी का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो शिकायत था उनके पत्नी विद्या बंजारे के नाम पर लेकर था, लेकिन अभी सदस्य बता रहे हैं और रिश्तेदार के नाम पे लिए जांच होता है तो पूरे बिंदु पे जांच होनी चाहिए। आपका मतलब जो शिकायत है उसी के आधार पर जांच हो जाएगा, क्योंकि इसी शिकायत के आधार पर राजनांदगांव के सहायक संचालक के ऊपर एफआईआर हुई थी, कार्रवाई हुई थी। आप अगर जांच करते हैं तो सारे बिंदु पर जांच होनी चाहिए ना, आप क्या सिर्फ जो शिकायत है उसी पर जांच करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे जांच करा देंगे? आपके जांच अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में तो सिर्फ जो उन्होंने पत्नी का नाम लिख लिया तो सिर्फ आप पत्नी के नाम पे जांच करेंगे, बाकी लोगों को जांच नहीं करेंगे कि उस पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जांच में क्या क्या पाया। देखिए, जांच चल रही है उसमें, और जांच के आधार पर आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं, और उसका जांच का विस्तृत रिपोर्ट आपको चाहिए तो भी हम उपलब्ध करा देंगे। माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि लगातार उनके अलग अलग परिवार के लोगों के नाम से उन्होंने ये काम किया है, और आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ पत्नी के नाम से किया है। तो आप बता दीजिए कि आपको जांच में क्या मिला? आपने जांच करवाया ना, तो जांच में आपको क्या मिला उसमें? और 3 साल से अभी तक उसके लीज की राशि भी जमा नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल से उसकी लीज की भी राशि जमा नहीं हुई। जांच पर उसके पत्नी के नाम से 19,20,000 का सब्सिडी लेना पाया गया है, और अगर आशंका है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसको छुपाने का काम कर रही है सरकार, वही छुपाने उसको जांच किया जा रहा है। इतने लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ पत्नी से काम नहीं होगा। आप उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चलता है, अगर हमारे दो सदस्य इसको उठा रहे हैं तो आप निर्देशित करिए कि विभाग इस पर पूरी जांच करे और निष्पक्ष तरीके से जांच करे। जांच कराएंगे 192 केस के परिवार का समय सीमा निर्धारण करेंगे। अगले सदन तक इसको उत्तर लाइए। समय सीमा निर्धारण करेंगे कि कब तक आप करके देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बता दें। इसको जल्द से जल्द करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में केस का अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए, शासकीय जमीन का माननीय अध्यक्ष महोदय है। ठीक है, देख ले। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आवंटन हुआ, तो आवंटन होने के बाद में उसको निरस्त किया गया, तो इसको निरस्त करने का क्या कारण है, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जानकारी चाहिए है कि जो भूमि अलॉट हुई थी और उसके निरस्त होने के क्या कारण है। अमलेडी में रामा बिल्डकॉन को जमीन आवंटित किया गया था। जो शासन के पुराने प्रचलित नियम थे उनके हिसाब से उसको आवंटित किया गया था, लेकिन जुलाई में शासन की नीति में बदलाव आया मंत्रिपरिषद में, जिसमें पुराने जो भूमि आवंटन के नियम थे उन सभी नियमों को निरस्त कर दिया गया। चूंकि उनको आवंटित हुआ नहीं था पूर्ण रूप से, केवल आवंटन की कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी से कलेक्टर को गया था और आवंटन में कई शर्तें के तहत दिया गया था कि उसको मत परिवर्तन कराना है। उन्होंने समय सीमा में मत भी परिवर्तन नहीं कराया और मंत्रिपरिषद का निर्णय भी आ गया कि जो पुराने जितने प्रक्रियाधीन हैं सबको निरस्त किया जाता है, तो उस आदेश के तहत भी वो निरस्त हो गया। निरस्त हो गया। चलिए आगे पूछ लीजिए। निरस्त होने की बात नहीं है। और क्या चाहते हैं? मैं इसमें उस समय का जो आपने जो रेट पे उनको दिया है, दोनों खसरा नंबर के जमीन, और उस समय का बाजार का रेट क्या था ये बताएंगे क्या? कितना अंतर आ रहा है उसमें? देखिए, शासन की जो दर है, शासन की जो निर्धारित दर है उसके हिसाब से जमीन का अलॉटमेंट कई शर्तों के तहत उनको दिया जाता था। बाजार रेट मूल इसमें मामला ये है अध्यक्ष महोदय, चराई की जमीन को किसी को अलॉटमेंट किया ही नहीं जा सकता और उसके बाद भी जानबूझ करके अलॉटमेंट किया गया सरकार के द्वारा। 9 करोड़ की राशि उसे जमा कराई गई और कम से कम उसका जो मूल्य मेरा नहीं है, इन्हीं का दिया हुआ है कि मीटर उसका कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 29 करोड़ रुपए कम से कम और नहीं तो 56 करोड़ रुपए की राशि उनको पटाना था। 9 करोड़ रुपए में मात्र उनको आवंटित किया गया। ये जो अधिकारी उसमें प्रतिवेदन बनाए, सिफारिश उसका किए कि इसको दिया जाना चाहिए, आपने निरस्त किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, जो निरस्त करने के बाद में ये जमीन उनके नाम पे है कि शासकीय रिकॉर्ड में वो दर्ज हो गई है शासन के नाम पर, और दूसरा जो अधिकारी ने कार्रवाई की उनके खिलाफ में आप कार्रवाई करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि वो ज़मीन जो है रामा बिल्डकॉन को आवंटित ही नहीं हुआ है और न ही वहाँ उनको उनके द्वारा पैसा पटाया गया है। वो प्रक्रिया में था, उन्होंने एक भी पैसा नहीं पटाया है, न उसको डिमांड लेटर भेजा गया है। तो ज़मीन अभी भी शासन के नाम पे ही है, वो किसी के नाम पे हस्तांतरित नहीं हुआ है। ये जवाब है अध्यक्ष महोदय। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, आप नाम लिए हैं। खसरा नंबर 233/1, 233/5, 3.6740 घासचा बंजारा भवन सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया है ना, तो आपने उनके नाम में चढ़ा दिया, ये आपके जवाब में है। तो चढ़ा दिया, तो मैं ये पूछ रहा हूं, आज वो जमीन शासन के नाम पर अंकित है कि उनके नाम पर अंकित है? किसके नाम पे अंकित है? शासन के नाम में है कि नहीं? शासन के नाम पे है अध्यक्ष महोदय, उनको आवंटित ही नहीं किया गया है, ना पैसा पटाया गया उनके द्वारा। ये जवाब आप देख लीजिए ना। इनका जवाब ही आ गया। ये इनका जवाब है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं ये पैसा पटाने की बात नहीं है इसमें। या तो इसको आप पढ़ लीजिए और ये बोलिए कि इन्हें मैंने गलत दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उनका निर्धारण किया था। आप ये स्वीकार कीजिए कि मैं असत्य जानकारी दे रहा हूँ। नहीं, जानकारी नहीं करूंगा, मैं नहीं पूछूंगा अध्यक्ष महोदय। ये जवाब इनका है, अभी बोल रहे हैं वो ठीक है कि ये जवाब दिया है वो ठीक है? इस बात को मंत्री जी बताएं। अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा न ही कोई राशि पटाई गई है, न ही उनको जमीन अलॉटमेंट किया गया है। शासन के नाम पे है और उस जमीन के अलॉटमेंट की प्रक्रिया को शासन द्वारा
परिशिष्ट 1 में पृष्ठ नंबर 2 आप देख लीजिए। मैं मंत्री जी से केवल ये जानना चाह रहा हूं कि आपने जो लिख करके दिया है वो ठीक है कि अभी आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है? इसमें असत्य कौन सा है? आप इसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका आवंटन स्वीकृति कलेक्टर के द्वारा होता है जब राशि पटाया जा चुका है, जब पटाया जाता है तब कलेक्टर के द्वारा नहीं उसका राशि दिया गया है, न संबंधित पक्ष के द्वारा पटाया गया है। इनका आवंटन के आदेश को ही शासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और जमीन जो है अभी भी शासन के नाम में है, उसके रामा बिल्डकान के नाम पे नहीं है। प्रक्रिया चल रही थी आवंटन की, लेकिन मंत्री परिषद का निर्णय आया कि पुराने जो शासन के जो प्रचलित नियम है उसको निरस्त किया जाता है उसके तहत, और चूंकि कई शर्तों के अधीन दिया गया था कि मत परिवर्तन कराएंगे कराएंगे तो किया नहीं, इसके तहत वो निरस्त हो गया। भूमि जो है शासन के नाम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने निरस्त किया ये पूछ नहीं रहा हूं मैं, पहले पूछ लिया कि निरस्त क्यों किया, आपने बता दिया किसके कारण निरस्त किया। मैं तो आप जो बोल रहे हो बंटन नहीं किया, चलो मैं पढ़ के बताता हूँ। एक बार पढ़ के बता दिया, आप सुन लो थोड़ा सा। घास चाप चराई भूमि बंजारा भवन सब स्टेशन बना शेष भूमि रामा बिल्डकान को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया है। दूसरा, आप ये जो बोल रहे हैं कि पहले पैसा पटाएगा फिर बंटन किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बंटन पहले किया जाएगा फिर उसके आधार पर उसको पैसा पटाया जाएगा, आदेश यही होता है। और आप उसको अभी जो नकार रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे, आप सुनिश्चित करो उसको, ये लिखा है और पढ़ लो आप इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर के द्वारा उसको डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया। उसके राशि कलेक्टर के द्वारा किया होगा, कमिश्नर के द्वारा किया होगा, उसके एसडीएम के द्वारा किया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। आपने गलत किया, उसको आपने स्वीकार किया और गलत करने के बाद में उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे? नहीं, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं पे कोई गलती नहीं है, जो प्रचलित नियम है उसके हिसाब से किया गया था। बाद में मंत्री का जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बंटन का जवाब नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा गया, मंत्री जी का जवाब है। माननीय अध्यक्ष और महोदय, उसमें जो लिखा गया है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट मोतीलाल, कि आपने जो बंटन किया गलत तरीके से उसको बंटित किया गया है। जो अधिकारी ने किया है सरकार को डांट में रख करके किया गया है, मैं ये बोल सकता हूँ, यदि आपकी जानकारी में नहीं है तो अंधेरा में रख करके किया गया है। उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब सरकार का जमीन है, अफरा तफरी करोगे आप? 56 करोड़ के जमीन को 9 करोड़ में आप दे दोगे। इनकी शिकायत और केवल एक मामला नहीं है, प्रक्रिया में एक मामला नहीं है। एक मिनट, प्रक्रिया में जो भी गलती होगी उसकी जांच करा के माननीय अध्यक्ष कार्रवाई कर लें। आवंटन की प्रक्रिया में कहीं कोई गलती नहीं किया गया है, अनियमितता नहीं की गई है। प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया आवंटन की होती है और ये आवंटन पहले बार नहीं किया गया है। शासन ने छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी मध्य प्रदेश के समय से आवंटन समय समय पे किए हैं और प्रक्रिया के तहत किए हैं। तो शासन के जो प्रचलित नियम है उसी के तहत इसको आवंटन की कार्रवाई की गई थी। एक मिनट नहीं, उसमें जो मामला आना चाहिए सरकार की जमीन को अफरा तफरी जो हो रहा है, मामला ये है कौन व्यक्ति उससे मतलब नहीं है, कौन संस्था है उससे मतलब नहीं है। मतलब सरकार के जमीन को किसी के नाम में कितने पैसा लेकर के आप चढ़ा दोगे, जब हम मनाएगा तो आप निरस्त कर दोगे। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, ये जो संशोधन की बात करते हैं, हमने मान लो किसी को आज कॉलेज के लिए जमीन दी है, कल आपके नियम में परिवर्तन होगा तो कॉलेज की जमीन निरस्त कर दोगे क्या? आप नहीं कर सकते उसको। एक बार आपने आवंटित किया है तो नियम के तहत किया है, आप बाद में संशोधन करोगे तो संशोधन के नियम बाद में लागू होगा, आपका पहले वो नियम लागू नहीं होगा। वैसे में तो जितना सरकार ने आवंटित किया है सारे आपके ध्वस्त हो जाएंगे कि आपके नियम में परिवर्तन हो गया, इससे सबको आपको तोड़ना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। ये गलत तरीके से असत्य जानकारी दे रहे हैं मंत्री जी। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से सरकारी जमीन का बंदरबाट हुआ है ये एक प्रकरण नहीं है, मैं अनेक प्रकरण ला करके दे दूंगा। इसमें जो जवाबदार अधिकारी है उनके खिलाफ में मंत्री जी पूरे जांच कराएं और जांच कराकर क्या कार्रवाई करेंगे और कितने दिन के अंदर में करेंगे वो सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है और इस विषय में मैंने ही संज्ञान लिया था, आवेदन मैंने ही दिया था कि उपयुक्त जमीन का कार्य निर्माण के लिए महाविद्यालय की आवश्यकता है करके,
और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया और जैसे मंत्री जी ने जवाब दिए हैं कि इनको निरस्तीकरण किया गया ऐसा करके, लेकिन दिक्कत इस बात की, माननीय वरिष्ठ सदस्य अभी प्रश्न रख रहे थे कि इसमें परिशिष्ट 1 में पेज 2 में उनके नाम में दर्ज है ऐसा जमीन का उल्लेख किया गया है। तो एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको आवंटित ही नहीं हुआ है, दूसरी तरफ यह है कि रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। ये कैसे संभव है माननीय अध्यक्ष महोदय? प्रश्न इस बात का। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक कह रहे थे कि इस आदेश के तहत पूर्व के जो आवंटन आदेश कैसे निरस्त हो जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि पुराने सरकार में 19, 20, 22 में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी निर्देश परिपत्र जारी किया गया था। राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक के प्रदान करने संबंधी पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश प्रपत्रों को निरस्त किया जाता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, इस बीच में जितने प्रक्रियाधीन थे या किसी का पैसा भी पड़ गया था, उसका भी आदेश निरस्त किए, उसके पैसा को लौटाया गया है। कई प्रकरण ऐसे भी हैं, क्योंकि ये आदेश जो है प्रभावशील हो गया, तो इसी के तहत वो भी आदेश जो है निरस्त हुआ है। चलिए, इंद्र कुमार साहू, क्रमांक 3। इंद्र कुमार नहीं। प्रश्न क्रमांक 4, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। प्रश्न क्रमांक 5, श्रीमती शेषराज हरवंश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वन मंडल रायपुर में श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह संचालित नहीं है। इसी आधार पर प्रश्न के सभी भागों के उत्तर के लिए उत्तर दिया गया है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी का उत्तर पूरी तरह से असत्य है। मेरे पास इस बात की पर्याप्त शासकीय दस्तावेज है जिनसे प्रमाणित होता है कि श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह इंदिरा निकुंज माना रोपणी वन मंडल रायपुर में संचालित है और शासकीय रोपणी के भूमि और भवन में है तथा वन विभाग का एक फॉरेस्ट गार्ड इस संस्था का सचिव भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूँ। प्रश्न करिए, दस्तावेज तो देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस दस्तावेज के अवलोकन के बाद क्या जवाब देंगे, मैं उनका जवाब जानना चाहूंगी। चलिए, जवाब देते। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी है मैंने हमारे सदस्य को उपलब्ध कराई है और विभाग ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर वर्तमान में या पूर्व में भी कोई ऐसी हमारे वहाँ पर स्वसहायता समूह के माध्यम से कोई इस तरह की योजना संचालित नहीं है। और आप जो कह रहे हैं तो एक बार आप उसका दस्तावेज दीजिए, फिर उसके पर जानकारी लेकर के उसमें वो करवाऊंगा अध्यक्ष महोदय। जानकारी आप दे देंगे तो उसकी जांच करा लेंगे। आप दस्तावेज दे देंगे। और कोई प्रश्न? माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला समूह की आड़ में प्रति वर्ष 50 लाख से 1 करोड़ तक के घोटाले वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी करते हैं। महिला समूह के खाता भी है इस दस्तावेज में और ऑडिट भी होता है। यह तथ्य भी वन मंडल के डीएफओ के संस्थान में है, ये संज्ञान में है। ये सारे दस्तावेज माननीय मंत्री जी को मैं भेज रही हूँ। इसमें माननीय मंत्री जी दस्तावेज का ही अवलोकन कर लें, उसके बाद बताएं। चलिए, आप दस्तावेज भेज दें, वो जांच करा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, कविता प्राण लहरे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मोर बिलाईगढ़ विधानसभा में जितना भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, इनमें शासकीय लैपटॉप दे गए रही से, लेकिन अध्यक्ष महोदय इला पुनः वापस मांग लेगी से। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इला काबर वापस मांगिस, अगर वापस मांगिस तो कौन कौन से विद्यालय में ओकर उपयोग करेगी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो स्कूलों में ऑनलाइन निविदा कर स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब स्थापित करने हेतु ये लैपटॉप और कंप्यूटर लगाए गए थे और उनमें से इनके विधानसभा क्षेत्र में
71 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और अन्य स्कूलों में लगाया गया था। और चूंकि शासन के फिर भारत सरकार के नियमानुसार उसमें छात्रों की संख्या, दर्ज संख्या और शिक्षकों की स्थिति, उसके अनुसार जो है जो ज्यादा संख्या में लैपटॉप और वो लगे थे उन विद्यालयों से फिर दूसरे विद्यालयों में लगाया गया। और उन लैपटॉप को ये बिलासपुर संभाग के 26 स्कूल, बस्तर संभाग में, ऐसे ही रायगढ़ में, कुछ कोरिया में, मुंगेली में, ऐसे करके 99 स्कूलों में उसको और स्थानांतरित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का कहना है सत्र 2021 में भारत शासन द्वारा स्वीकृति सूची में संशोधन करत कुछ ही विद्यालय निरस्त करे गए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वो कुछ ही विद्यालय के लिए भारत सरकार द्वारा योजना है, तो भारत सरकार के पास लैपटॉप कमी रही से जो कुछ ही विद्यालय निरस्त करेगी से का स्वीकृति हुए बच्चा मन कितना तकलीफ होत होही। ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे सौतेला व्यवहार हमारे छत्तीसगढ़ के साथ भारत सरकार काबर करे जाती। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के स्पष्ट गाइडलाइन रहता है और उसको राज्य सरकार ही उसको क्रियान्वित करती है। और जैसा कि 2019-20 की बातचीत है, मैं किसी सरकार के ऊपर नहीं करना चाहूँगा, परंतु जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जितना लैपटॉप देना था, जैसे मैं उदाहरण के लिए इनके बिलाईगढ़ विधानसभा के 1-2 स्कूल को कोट कर देता हूँ। जैसे हाई स्कूल भिनोदी, वहाँ 3 गया था और 1 वापस लिया गया, 2 वहाँ शेष है। ऐसा नहीं है कि पूरा वहाँ खाली कर दिया गया। उसी प्रकार से भंडोरा 3 था, वहाँ पे 1 वापस लिए, 2 अभी भी शेष है। और उन लैपटॉप को अन्य स्थानों पर, जैसे बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में उनको भेजा गया। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इला निरस्त करेगी से तो किस आदेश के तहत इला निरस्त करेगी, मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी आपसे। ये तो भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके आधार पर राज्य सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो परीक्षण करके उसको वापस किए हैं। आदेश की कॉपी आपको मैं अलग से उपलब्ध करा भी दूंगा। चलिए, वो किस आदेश पर की है। क्रमांक 7 सुशांत शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आप सबसे निवेदन है, मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि गिरतपुरी माँ बाबा जी के मेला लगे है, इस सदन पूरा न्योता देता हूँ आप सब बाबा और बाबा जी के आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तारांकित प्रश्न क्रमांक 1188 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए है और जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है वो अपने आप में बड़ा विसंगतिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का सर्पलोक कहा जाता है जशपुर, और पिछले 3 वर्षों में 22, 23 और 24 में वहां पर मौतें हुई हैं 96 और बिलासपुर जैसा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र और मौतें हुई हैं 431। इस प्रश्न के माध्यम से मेरा स्पष्ट विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में व्यापक तौर पर मुआवजे का एक भ्रष्टाचार का रैकेट संचालित हो रहा था राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत पर। अब इसी प्रश्न में जवाब आया है, बिलासपुर में 17 करोड़ 24 लाख का मुआवजा दिया गया है और जसपुर में 3 करोड़ 84 लाख रुपए का। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन मरीजों को फर्जी मुआवजे के आधार पर एक रैकेट के माध्यम से भुगतान किया गया, क्या उसकी जांच कराई गई है? अगर कराई गई तो कौन दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई क्या की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक का कथन है कि फर्जी प्रमाण बना, फर्जी था कि आदमी फर्जी था? चलिए जवाब दीजिए। फर्जी प्रकरण बना करके ये आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा का वितरण किया गया है। ये पहली बार ये जानकारी में आया। अगर ऐसा होगा वाकई में कि फर्जी प्रकरण बना करके शासन के करोड़ों रुपया को
मुआवजा के रूप में लिया गया, ऐसा जानकारी उनके पास हो तो दे। निश्चय ही ये जांच करने लायक विषय है और जांच करवाएंगे। जानकारी दे दें आप। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने स्पष्ट पूछा जांच कराई गई क्या, क्योंकि पूर्ववर्ती समय में शिकायतें हुई हैं। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के व्यापक नजरिया आई, यानी जसपुर जैसे जिले जहां पर विसंगतिपूर्ण सर्परोग कहा जाता है, वहां 96 मौतें होती हैं और यहाँ पर 400 से ऊपर। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरा बात, जो बात ये कह रहे हैं, ये इन्हीं के जवाब में उल्लेखित है कि राजस्व का अधिकारी सीएमओ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जानकारी मांगता है और सीएमओ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बगैर डॉक्टर के प्रतिवेदन के विरुद्ध जाकर उसको सत्यापित करते हैं। ये राजस्व के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत में लगभग करोड़ों का घोटाला है। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इसकी सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजे का प्रक्रिया ही यही है। जैसे सर्पदंश से कोई पीड़ित है, हॉस्पिटल गए, सर्पदंश से मृत्यु हो गई, तो स्वास्थ्य विभाग से प्रमाण पत्र के आधार पे राजस्व विभाग के द्वारा उनको मुआवजा दिया जाता है। जैसे बताया कि इस तरह की शिकायतें मिली है क्या कि फर्जी प्रकरण बना करके आहरण करने का, तो अभी तक से मेरे जानकारी में इस तरह की शिकायत नहीं मिला है। और हमारे माननीय सदस्य के पास शिकायत है तो इस शिकायत को मुझको दे, मैं निश्चित रूप से इसका मैं जांच कराऊंगा और जो कार्रवाई करते बनेगा उसमें कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वो जांच के बारे में नहीं पूछना चाहता, वो तो माननीय सदस्य पूछ लिए। जब मैं पूरे सदन के लिए जानकारी चाहता हूँ, अपने लिए भी चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के लिए भी, कि फर्ज करिए कि दूरस्थ कोई वनांचल में कोई व्यक्ति को सांप काट लिया, वहाँ से शुरू करके आप बताइए कि उसकी मौत के बाद तक के क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, क्या क्या प्रमाण रखना पड़ेगा, किसके किसके सर्टिफिकेट लगेंगे, कौन से फोटोग्राफ्स लगेंगे, कौन सी रिपोर्ट पीएम की मानी जाएगी, कब मानी जाएगी, कहाँ से मानी जाएगी, तब उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। इसकी एक सामान्य प्रक्रिया बता दीजिए। आप कल्पना कर लीजिए कि आप बस्तर के किसी बहुत घने जंगल में हैं जो कि पीएससी से 50 किलोमीटर दूर है, तो आप कल्पना करके बताइए कि सांप काटने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा और किन किन परिस्थितियों से किन किन विषय वस्तु को निपटाते हुए 4 लाख पाने की उसके परिवारजनों को पात्रता होगी, ये जरा बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्पदंश इनके इलाज के लिए जो वैक्सीन है प्रायः सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहता है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में। जब किसी को सर्पदंश होता है तो उसको तत्काल पीड़ित परिवार या गांव वालों के द्वारा, जिनके भी सहयोग से, उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में उसका इलाज होता है, समय पे पहुंच जाते हैं तो उनका इलाज हो जाता है और इलाज होने के बाद बच जाता है। यदि पहुंच नहीं पाते, समय अभाव या साधन के कारण, तो रास्ते में ही मौत हो जाती है या अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान, तो उनका सर्टिफिकेट जो है स्वास्थ्य विभाग ही देता है कि इनकी मौत कैसे हुई, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के अनुसार उनका मुआवजा का प्रकरण बनता है, जो राजस्व विभाग, कलेक्टर और एसडीएम के थ्रू पीड़ित पक्ष को मिलता है। स्वास्थ्य विभाग कैसे देता है अध्यक्ष महोदय? मैं तो यही पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। मान लीजिए तरे गांव के जंगल में किसी को सांप काटा, बोर्डा लाते तक के या तो वो जिंदा रहेगा तो उसको एंटीवेरिन इंजेक्शन लगाएंगे तो बच सकता है। मान लीजिए मर गया, तो वहाँ जहाँ पर जिस स्पॉट पे सांप काटा है वहाँ से क्या क्या प्रमाण चाहिए जो अस्पताल में आते तक के हमको बताना पड़ेगा कि ये सांप काटने से इसकी मौत हुई है, सांप काटने से मौत हुई हो, तो कुछ भी बोल देंगे कि ये सांप काटने से नहीं है। नहीं तो बताइए ना, वहाँ पर गांव में कुछ पंचनामा होता है क्या, पटवारी या सरपंच या अन्य से, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद ही माना जाता है क्या? तो यही तो जानना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम जो आप मदद दे रहे हैं उसके बारे में तो हम बता सकें। वो तो मालूम है हर ब्लॉक पीएससी में वो
एंटी रेबिक और एंटी स्नेक वो रहता है। तो ये बताइए ना कि एक व्यक्ति को बहुत दूरस्थ अंचल में कोई मर गया सांप काटने से या घायल हो गया, तो वहाँ पहुँचते तक अगर जिंदा है तब तो कोई बात नहीं, 4 लाख का मामला ही नहीं है। मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा? मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा, इसको बता दीजिए ताकि किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। पीएम रिपोर्ट में आएगा कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, उस रिपोर्ट के आधार पे उनका प्रमाण पत्र बनेगा, फिर उसकी मुआवजा। अध्यक्ष महोदय जी, छोटा सा मेरा धर्मजीत सिंह जी जवाब गलत पूछ डाले, वो ठेकेदारों से संपर्क करना पड़ेगा जो इसमें प्रशिक्षित होते हैं, परंतु मेरा विषय स्पष्ट नहीं हुआ। इसमें कलेक्टर के द्वारा और एसडीएम के द्वारा मुआवजा देने का विषय है। तो मैं फिर आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ, क्या इस पूरे विषय की सचिव स्तरीय जांच कराएंगे क्या? मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि 4 लाख कैसे मिलता है उसको बताइए। मैं गलत नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी आप अपना पूछ के उनको बता दीजिए। महोदय जी, एक छोटा प्रक्रिया पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा इसमें मेरा सवाल था महोदय जी। अभी विषय आया कि सर्वदंश से मृत्यु के बाद में जो मुआवजा मिलेगा, लेकिन विषय ये भी आता है कि कभी स्थिति ये होती है कि इलाज में जो देरी होती है, तो स्थिति ये है कि जिला चिकित्सालय में, जैसे कि आपने कहा कि सब जगह उसकी दवाइयाँ उपलब्ध है, वैक्सीन, लेकिन सिर्फ जिला चिकित्सालय में दवाइयाँ उपलब्ध होती, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है, तो जो पहुँचने की जो दूरी है तो वो भी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो यही निवेदन करना चाहूँगी महोदय जी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सर्वदंश की जो वैक्सीन है, जो दवाइयाँ हैं, उपलब्ध है, ताकि जाने जिला अस्पताल की जो दूरी है वो जाने से बचे और मुआवजे की जरूरत ही ना पड़े, उनका समय पे इलाज हो जाए और वो दिक्कत ही ना आए आगे। एक मिनट, इसका जवाब टंकराम जी नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य विषय का उनको जानकारी नहीं होगा। भावना जी, हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में सर्वदंश के लिए जो एंटी वेनम इंजेक्शन है वो उपलब्ध है। इसके अलावा सीएचसी और पीएचसी जहां प्रभावित है, मैं दावे से कह सकता हूं कि सभी ऐसा केस आया है महोदय जी, इसलिए मैं बोल रही हूं, एक मृत्यु हुई है गोलीग्राम में, आप जांच भी करवाने चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में नागलोक के नाम से या सर्प के नाम से जो पहचान है वो जसपुर जिले और तपकरा की है, लेकिन प्रश्न के माध्यम से मुझे आश्चर्य लगा कि 4 गुना ज्यादा पार कर गए बिलासपुर। वहां 100 या 400 से ज्यादा लोग सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो पहचान बदल रही है 527 निश्चित रूप से आश्चर्य का विषय है। अब उसके लिए जो मुआवजा दी गई है उस विषय में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं सब, उसमें केवल यह है कि सारे लोगों का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, और सारे लोगों का पोस्टमार्टम होने के बाद में उसका कोई लिख के दे उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई यदि बोले सांप के काटने से मर गया, वो प्रमाणित नहीं है। उसका केवल यही है, यदि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो मुआवजा की राशि उसको नहीं मिलेगा। लिख करके देंगे तो भी संभव नहीं है। उसमें यही है कि उसका पहले पंचनामा करेंगे, पंचनामा करने के बाद में उसमें लिखा जाएगा कि कहां पर उसको सांप काटा गया है, किस अंग को काटा गया है, और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा। जो डॉक्टर उसमें पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा वो फाइनल रिपोर्ट है, जो मेरी जानकारी जितना मुझे समझ है। तो आश्चर्य का विषय यही, मैंने कहा कि बिलासपुर सर्पलोक का पहचान छत्तीसगढ़ में जो बदल गई है, तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो मुआवजे की राशि सब जो दी गई है, हमारे सम्मानीय विधायक सुशांत शुक्ला जी ने जो प्रश्न किया कि उसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ, कुछ ये नहीं है, तो उसमें सभी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं आया, और उसके बाद में उसकी मुआवजा की राशि दी गई है, और यदि बिना पोस्टमार्टम के दी गई है तो उस विषय में कुछ होगा तो मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो आंकड़े के हिसाब से जो शिकायत की है कि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा संख्या है जबकि नागलोक जसपुर में होना चाहिए संख्या, और उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ प्रमाण है, शिकायत के आधार हैं कि फर्जी प्रकरण बने हैं, फर्जी भुगतान हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि वो जो उनके पास शिकायत हैं, प्रमाण हैं, वो हमको दे दें, हम उसकी पूरी कार्रवाई पूरी पे हम जांच कराएंगे। मंत्री जी, मैंने कहा बेसिक उसका 2 चीज, एक पंचनामा और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सभी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इतना आप उसको सुनिश्चित करा लो ना, बाकी वो देंगे नहीं देंगे उसके ऊपर छोड़ दो। आपके पास में सारा रिकॉर्ड है, वो कहाँ से रिकॉर्ड लाएंगे आप? रिकॉर्ड आप उसको ये बताइए कि सभी का पोस्टमार्टम हुआ है
उसके आप केवल जांच करवा लो, इस बार उतने का आप जांच करा लो। इन प्रकरणों का जो बिलास में 431 मुआवजा वितरण हुआ है, इसका एक बार जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। मैं फिर मांग कर रहा हूँ कि चूंकि कलेक्टर की जांच बाबू तो नहीं कर सकता ना, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय से, क्या इस पूरे प्रकरण की जांच सचिव स्तर से कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में आप जो भी मामला गड़बड़ दिख रहा है उसको बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में कई मामले ऐसे हैं जिनको जानबूझकर रोका जा रहा है। पीएम रिपोर्ट होने के बाद फिर कलेक्टर उसको बिसरा के लिए भेज देते हैं, अननेसेसरी लंबा खींच जाता है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। तो ऐसे प्रकरणों पे भी आपसे निवेदन है कि उन प्रकरणों को जल्दी करा दीजिए। और ऐसे हमारे रायगढ़ जिले में 3-4 प्रकरण हैं जो पिछले 1.5-2 साल से अटके पड़े हैं। तो आपसे निवेदन है कि उन प्रकरणों को देखवा के और उसमें जो भी मुआवजे की राशि जो सही है, जो गलत है उस पर बिल्कुल नहीं, लेकिन जो सही है उसको जल्दी मिल जाए। अंबिका बरकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछी थी, जिसमें 674 शराब दुकानें संचालित है, जिसमें 420 दुकानें कैशलेस है। शेष 254 शराब दुकानों में नगद बिक्री की जा रही है। बाकी 254 शराब दुकानों को कब तक कैशलेस की जाएगी, ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी भी दी है और उन्होंने जानकारी को पढ़ा भी है, 674 में 420 दुकानों में जो कैशलेस सिस्टम चालू है और जो बचे हुए शेष 254 शराब दुकान हैं, उनको हम लोग जल्द ही प्रक्रिया के तहत ले रहे हैं, ताकि हमारी आपसे भी ज़्यादा चिंता है सरकार की कि वो कैशलेस हो जाए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर वैसे भी हमारा प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर है। माननीय मंत्री जी, 254 शराब दुकान को कैशलेस जल्द की जाएगी आप कह रहे हैं, इतने दिन तक क्यों नहीं की गई? जब 420 दुकानें कैशलेस है तो 254 को क्यों नहीं किया गया और कब तक की जाएगी, ये मैं पूछ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको हमारी सरकार आने के बाद हमने इसको बड़ा निर्णय लिया है और आज ये खुशी का विषय है कि 60% को हम लोगों ने कैशलेस कर लिया है। लेकिन एक साथ 100% कैशलेस करने से लोगों को दिक्कत भी ना हो, इसलिए दोनों सुविधाएं भी जारी रखे हैं। बाकी आपके लिए मैं बता देता हूँ, खुशी की बात है कि आपके विधानसभा में 6 दुकान है और 6 दुकान में कैशलेस है। आपके लोग चाहे नकदी ले सकते हैं या कैशलेस ले सकते हैं, दोनों। माननीय मंत्री जी को माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र मगर रोड क्षेत्र की बात बता रही हूँ माननीय मंत्री जी कि रोड के ऊपर भरदा में एक दुकान है, जिसको मैंने कई बार हटाने के लिए वहाँ पे बात कलेक्टर महोदय से, आबकारी अधिकारी से भी रखी, लेकिन आज पर्यंत तक वहाँ से दुकान हटा नहीं है, क्योंकि बच्चे वहीं से स्कूल आना जाना करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूँ कि इस दुकान को तत्काल दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाए, जिससे बच्चे प्रभावित ना हो। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हालांकि ये प्रश्न मुझसे उद्भूत नहीं है, परंतु माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी इतना महत्वपूर्ण विषय है, कैसे प्रश्न सुनिए ना माननीय, लेकिन आपकी चिंता है, स्कूल की बातचीत है, मैं निश्चित रूप से विभाग को उसको देखकर अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से चेंज कराएंगे दूसरे जगह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल जनसंपर्क विभाग से है और मुझे जो जवाब में एक लाइन आई है उसको मैं पहले पढ़कर कहना चाहूँगी। जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया गया है। प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इनपैनलमेंट किया गया है। तो महोदय जी, पहले सवाल मेरा यही है कि जो पंजीकृत अगर नहीं किया गया है तो इसको इनपैनल करने के लिए क्या मापदंड इसके तय किए गए हैं जनसंपर्क विभाग के द्वारा? एक बार रिपीट करिए प्लीज।
सवाल के जवाब में आया है, जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया जाता। प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इम्पैनलमेंट किया जाता है, तो इसका इम्पैनल करने का क्राइटेरिया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इम्पैनलमेंट करने के लिए एक विस्तृत इसकी गाइडलाइन है और इसमें टेंडर भी निकाले जाते हैं और उसके आधार पर इम्पैनलमेंट किया जाता है। उसके पूरे सर्कुलर विस्तार से बोलेंगे तो मैं माननीय सदस्य उसको उपलब्ध भी कराऊंगा। महोदय जी, 243 पोर्टल को इम्पैनल किया गया, तो क्या 243 टेंडर निकाले गए हैं इसमें? 243 जो हैं इम्पैनल किए गए हैं, पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन विभाग से 243 इम्पैनल किए गए हैं, तो क्या 243 टेंडर निकाला गया है इसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर में परिशिष्ट में इनमें उपलब्ध भी है। ये 243 जो है वो टेंडर के माध्यम से सभी को निकाले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी पत्रिकाएं या स्थानीय अखबार होते हैं जिनको उनके रेट के आधार पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाए। क्या मापदंड है? अगर किसी को विज्ञापन हम दे रहे हैं, उसका मापदंड क्या है, वो बता दीजिए। जो मेन आधार मापदंड होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इम्पैनलमेंट है उनके यूजर्स की संख्या और रीच के आधार पर संचालनालय स्तर पर अधिकतम 50,000 रुपए तक का मासिक विज्ञापन स्वीकृत किया जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितना है, कितने लोग देख रहे हैं। ऐसे अध्यक्ष महोदय, इसमें अगली लाइन में पढ़ना चाहूंगी, इसमें विज्ञापन नियम 2019 संशोधित 2020 के अंतर्गत विज्ञापन नमस्कार, मैं अरुण भद्रा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय और जन सरकार की पवित्र भावना व विभाग खबरों के लिए शुरू किए गए DN News प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। 1169 जियो टीवी नंबर 3072 एवं अन्य सोशल मीडिया व OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। शीघ्र ही हमारा चैनल गांव-गांव व लोकल केबल एवं उत्तर भारत में GTVL केबल से प्रसारित होने जा रहा है। DN News प्लस प्रातः जन उत्साह व साहस के लिए प्रभु शरणम, भक्ति गीत, शौर्य गाथा, देशभक्ति गीत, नारी तो नारायणी, भेंट वार्ता जैसे जन सरकार के कार्यक्रम प्रातः से देर रात्रि तक प्रसारित करता है। चैनल पर देश प्रदेश के खबरों के साथ मध्य